हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज़ हमारी चल रही है उसके बारे में। हमने पीछे 9 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा 10वां चैप्टर है जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इसको जानने से पहले इसका एक हम रेफरेंस देख लेते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। जो प्रशस्तियाँ बनी हैं वे बेसिकली बताती क्या हैं राजाओं के बारे में। उस राजाओं में जो समुद्रगुप्त हैं वो मेन राजा हैं। हम जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है उसके बारे में भी जानेंगे कि उसमें किस प्रकार उनको बताया गया है योद्धा और युद्ध जीतने वाले। उन्हें कवि के रूप में भी बताया गया है। यहाँ हम योद्धा समुद्रगुप्त की बात करेंगे कि उनकी जो हथियार थी वह किस प्रकार बनी रहती थी। उन्होंने जो सिक्के चलवाए थे, जो जिस प्रकार की वीणा बजाते हुए, उसके बारे में समझेंगे। जो उनकी पॉलिसी थी राजाओं के प्रति, ये पॉलिसी किस प्रकार वर्णन करते थे नीतियों के बारे में, तो उसको हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है। बाद में हम ये भी जानेंगे कि जो मानचित्र पे नगर और साम्राज्य उनके समय काल में बने थे, उन नगर और साम्राज्य के बारे में एक एक करके समझेंगे। जो उनका वीत राज्य था वो किस स्थान तक फैला था उसके बारे में भी हम समझेंगे। बेसिकली वो कहाँ से थे समुद्रगुप्त, उसके बारे में भी हम समझेंगे। यहाँ पे किस वंशावली के अंतर्गत वे आते हैं। जैसे गुप्त साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वे उनके पिता थे और पहले शासक थे गुप्त साम्राज्य के। तो उनके वंश के बारे में हम समझेंगे। वे किस प्रकार उपाधियों को धारण करते हैं, महाराजा, अधिराज, ये सब उनकी उपाधियाँ थी। उन उपाधियों के बारे में हम समझेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र, हर्षवर्धन द्वारा जो लिखित गई है हर्षचरित्र, उसके बारे में समझेंगे कि उस समय जो उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने किस प्रकार हर्षचरित्र लिखी थी। उस समय कौन से चीनी यात्री भारत आए थे उनके समय काल में, उसके बारे में समझेंगे। जो उनके पिता और की मृत्यु हुई थी, उनके भाई की मृत्यु हुई थी, यानी जो हर्षवर्धन की कहानी है बेसिकली, उसके बारे में हम अच्छे से इसमें जानेंगे। जिन राजाओं से उनकी युद्ध हुई थी, जिसमें पल्लव, चालुक्य, पुलकेशन, ये सारी थी, उनकी प्रशस्तियाँ भी थी, उनके बारे में समझेंगे किस प्रकार। तो उनकी जो लड़ाई थी वो किसके बीच हुई थी। जैसे पुलकेशन द्वितीय के बीच हुई थी जिसमें उनकी हार हुई थी हर्षवर्धन की। तो इन राज्यों का जो प्रशासन है वो बेसिकली कैसे चलता था, कौन कौन से इनकी इकाइयाँ थी, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वे राजनीतिक स्तर पर हो, तो उसको हम एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे कि उनकी जो प्रशासन नीतियाँ थी वो किस प्रकार थी। एक नए प्रकार की सेना जो उन्होंने गठन किया था, जिसमें जो है वो हाथी, रथ सवार, घुड़सवार और पैदल यात्री थे। तो उनमें कौन कौन से पोजीशन थी लोगों की, उसके बारे में समझेंगे। हम इन सब को डिटेल से जानेंगे। जो दक्षिण के राज्यों में वे सभाएं की थी, उन सभाओं में किस प्रकार सिंचाई के लिए, सड़कों के लिए, स्थानीय मंदिरों के लिए वे लोग काम करते थे। व्यापारियों के हित में जो काम करते थे उन काम को भी इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। उस ज़माने में जो आम लोग थे, जो उनकी क्या विशेषता थी, वे कालिदास, उस समय जो कालिदास की स्थिति थी राज दरबार में, उसका भी यहाँ पे हम देखेंगे, चित्रण के रूप में देखेंगे। एक जो कहानी समझेंगे कि जो एक मछुआरे को अंगूठी मिलती है, तो उस कहानी के बारे में देखेंगे कि वो किस प्रकार अंगूठी पाता है और किस प्रकार राजा के पास जाता है वो अंगूठी। जो राजा की सेना है उस सेना में किस प्रकार लोगों की सारे सामान लेकर के वे यात्रा करते थे राजा। तो राजा की जो सेना थी उसके बारे में समझेंगे कि वे किस प्रकार अपने लोगों की देखभाल के लिए रखते थे सेनाओं को, और सेना का देखभाल कैसे भी करते थे। एक अन्य जानकारी भी हम इसमें देखेंगे जो कि है, और लास्ट में हम इसमें जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे और इस क्वेश्चन को एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, चाहे वो मल्टीपल हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है आपको पता ही है, नए साम्राज्य और राज्य, हमने बात किया है। इसमें जो ये लड़का है इसका नाम है अरविंद। अरविंद एक नाटक के थ्रू राजा की भूमिका अदा करता है, और वो राजा के जो शब्द है वो इस भूमिका के तहत ही उसके दिमाग में आया। कैसे आया? अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए, रूप हले कागज में लिपटी जो तलवार थी उसको शान से पकड़ते हुए वो इधर उधर टहलने लगा, यानी चहलकदमी करने लगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे ये पता चला होगा कि उसे बैठ करके वीणा भी बजानी है और कविता पाठ भी करना है। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद के दिमाग में ये आने लगा। हम बात कर लेते हैं कि क्या बताती हैं जो प्रशस्तियाँ हैं, यानी प्रशस्तियों का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे, और फिर इस प्रशस्ति पत्र में क्या लिखे जाते हैं बेसिकली इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो दरअसल अरविंद गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, उनकी भूमिका अदा करने जा रहा था।
अगर हम समुद्रगुप्त के बारे में पता करना रहे तो ये इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से इन्हें पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष प्रकार का अभिलेख था जिसे हम प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। हमने जो इसके पहले वाला चैप्टर है यानी 9 उसमें गौतमीपुत्र जो सतकर्णी थे उनके प्रशस्ति के बारे में जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है एक बार उसके बारे में जान लेते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति आखिर हमें बताती क्या है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य हम नीचे पढ़ने वाले हैं कि वो क्या है। योद्धा समुद्रगुप्त यानी योद्धा उनको दर्जा दिया गया है। योद्धा किसे कहेंगे? जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, यहाँ तक कि नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यहाँ पे ये वर्णन इसका किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक क्षेत्र को हरे रंग से यहाँ पे नीचे रंगा गया है। जब हम एक मैप देखेंगे, नीचे एक मैप है, आपको दिखा देते हैं एक बार। ये मैप है, अभी हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कि इसमें बताया क्या गया है। उसके पहले जो हरिसेन थे वो 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किए हैं। जिसमें जो पहला है वो है कि मानचित्र में हरे रंग का जो आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा करके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। एक बार जो हरे मानचित्र में दिखाया गया है हरे रंग का, उसको हम एक बार देख लेते हैं मानचित्र में। यानी जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका वे 9 शासकों को हरा करके ये पूरा जीते थे। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में ये कहा है कि इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर वहाँ के शासन की जो अनुमति थी वो उनको दी थी। तो एक बार दक्षिण के जो पथ हैं उसको हम एक बार मैप में देख सकते हैं। यानी दक्षिण में जो थे ये लाल वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वाले जो इलाके हैं इनको उन्होंने जीत लिया था, लेकिन ये लोग जब अपना आत्मसमर्पण कर लिए थे तो उसके बाद से इनको वहाँ का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड है कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ थे, इसमें आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, तो एक बार हम बैंगनी वाले को देख लेते हैं मैप में। यानी जो ये वाले इलाके हैं, ये वाले पूरे यहाँ ये वाले पूरे इलाके दरबार में आते थे, उपहार लेके आते थे उनके दरबार में और उनकी जो आज्ञा थी उनका ये पालन करते थे। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। वह इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से दर्शाया गया है उसको संभवतः ये थे कुषाण तथा शक वंश के शासक थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी शामिल थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे कर दिया था। तो एक बार जो नीले रंग के हैं उसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं। ये जो बाहरी राज्य थे जैसे श्रीलंका हो गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाले इलाके, ये सब इलाके ऐसे आते थे। ठीक है, तो हमने जान लिया इसके बारे में। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, ये वाले आंतरिक राज्य हैं, ये वाले बाहरी राज्य हैं, ये आर्यावर्त वाले राज्य हैं। अब अगर नगर की बात करें तो उसमें आते हैं आपके ये काले वाले जो पॉइंट हैं जो वहाँ पे दर्शाया गया है, ये वाले हैं आपके नगर। अगर हम गुप्त वंश द्वारा जीते गए राज्य की बात करें तो इसमें लाल रंग के आते हैं, जैसे आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये वाले जो लाल रंग के हैं ये विजित राज्य हैं। ठीक है, और आपने मैप को अच्छे से देख लिया। यहाँ पे अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक है, ये आपका श्रीलंका है। ठीक है ना, और ये अपना साउथ वाला एरिया है इधर का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बात आती है कि वीणा बजाने वाले जो राजा थे वे कौन थे? तो वे थे कौन? समुद्रगुप्त। ऐसे पता चलता है कि जब वे सिक्के जारी करते थे तो सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था, जिससे ये पता चलता है कि उस समय जो वीणा का ज्ञान था ये उनको था। जैसे आपको सिक्के दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, वीणा बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दर्शाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कि वीणा बजाने वाले जो शासक थे वे कौन थे, तो आप बोलेंगे
समुद्रगुप्त। ठीक है, बात करते हैं वंशावलियों के बारे में। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में हमें बताती हैं। ये प्रशस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के प्रतिभा यानी कि पितामह, परदादा, दादा या पिता और माता के बारे में भी बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज के जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख मिलता है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का जो महत्व है वो बढ़ता गया। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी यह जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेख व सिक्कों से यह भी पता चलता है कि उनके पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त कर दिया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था, जिसमें हम आगे जानेंगे कि वे विद्वान कौन कौन से थे। ठीक है, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र, यानी जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट, उन्होंने संस्कृत में उनकी जो जीवनी थी हर्षचरित्र उसके बारे में लिखी थी। इसमें हर्षचरित्र की जो वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया है। चीनी यात्री स्वैन सांग उनके बारे में जो हमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ कुछ देखा और जो इसका विस्तृत वर्णन है वो किया था। तो एग्जाम में ये पूछता है कि जो हर्षचरित्र है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप बोलेंगे बाणभट्ट द्वारा। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन के एग्जाम में ये ऐसा आ जाता है। एक बार यहाँ पे हम विक्रम संवत के बारे में एक बार देख लेते हैं कि विक्रम संवत आखिर होता क्या है। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया है और ऐसा कहा गया है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में उनके संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यहाँ पे जो विक्रम संवत के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, एक बार हम आपको बता देते हैं। ये पूछता है विक्रम संवत कितना होता है, तो आप बोलेंगे 58 ईसा पूर्व। ठीक है, ये पूछता है कि ये कौन शुरू किया था विक्रम संवत, आप बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में अपनी सफलता मिली थी और सबसे बड़ी सफलता अन्य जगहों पर जो थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। पल्लव और चालुक्य और साथ में पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्तियां हैं के बारे में देख लेते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत वाला इलाका ये है, दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक थे। पल्लव का राज्य उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि जो चालुक्य थे उनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। एक बार हम आपको मैप में दिखाना चाहते हैं कि जो चालुक्य का एरिया था और जो पल्लव का एरिया था वो कहाँ पे है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये चालुक्य का एरिया है, ये वाला एरिया चालुक्य का एरिया है। हमने देखा पल्लव की बात किया है तो पल्लव का जो एरिया है वो इस साइड में है। ठीक है, ये वाला पल्लव का है, ये वाला चालुक्य का है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर जो अतिक्रमण था वो करते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को वो निशाना बनाते थे जो कि समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय ने सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे जो उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित
प्रशस्ति से हमें यह पता चलता है कि वे बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे उस समय चालुक्य के। इसमें उनके पूर्वज खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से राज्य मिला था। ठीक है, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान जो है वो चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की जो दीवार के पीछे उनको अपनी शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन ही थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः जो राष्ट्रकूट हैं तथा जो चोल वंश हैं उन्होंने समाप्त कर दिया। एक बार हम मैप में जो राष्ट्रकूट हैं और चोल वंश के जो मैप में जो इंडिकेशन है उसको एक बार देख लेते हैं कि वो उनकी जो स्थिति है वो कहाँ पे है। तो चोल वाला जो इलाका है वो ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला इलाका। यहाँ पे पांड्य है, ये चेर है। ठीक है, पल्लव के बारे में हमने बताया है आपको। ये चालुक्य है जिसकी जो राजधानी थी वो एहेल थी, आपको हमने बताया था। ठीक है, तो ये स्थिति उसकी थी। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक पे। अब यहाँ पे आता है कि इन राज्यों का प्रशासन आखिर कैसे चलता है। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि जो कर था वो सबसे महत्वपूर्ण था। प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी वो गांव थी, यानी जो सबसे निचला था कर लेने के लिए वो गांव ही था। उसके ऊपर धीरे धीरे ये बढ़ते गए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बनाए गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हर्षसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने। ठीक है, ये पहला हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि जो हरिसेन थे, हरिसेन क्या क्या थे, एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार आमत्य थे, अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री। उस समय महत्वपूर्ण मंत्री को कुमार आमत्य कहा जाता था। तथा एक संधि विग्रहिक थे, अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी एक मंत्री था, यानी कि इनके पास टोटल 3 पद थे। पहला महादंडनायक, दूसरा कुमार आमत्य और तीसरा संधि विग्रहिक। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें आता है कि संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर के श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, साल्थवार यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, जो प्राथमिक कुलिक लोग रहते थे यानी कि अर्थात जो मुख्य शिल्पकार थे, या कायस्थों यानी कि लिपिकों के जो प्रधान थे वो भी ऐसे लोग थे जो उसमें शामिल थे। ठीक है, इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्तियों ने कुछ व्यक्ति जो थे वो इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है, एक नए प्रकार की सेना का गठन वे लोग करते थे। वो सेना कैसी थी, कुछ राजा अपनी पुरानी राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था, यानी कि उनको वेतन न देकर के भूमि देते थे कि आप इतना भूमि ले लीजिए, अपना काम करिए। दी गई भूमि से ये जो कर वसूलते थे जिससे ये सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। ठीक है, यानी जिनको वो कर देते थे वे उनके बदले जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ से कर वसूलते थे और वहीं से अपने सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे और इस तरह के उन्हें व्यक्ति सामंत कहा जाता था। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते रहते थे। ठीक है, दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं थी उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे हम सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम ये करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ उर नामक एक ग्राम सभा की बात की गई थी, यानी उर नामक एक ग्राम सभा, ध्यान रखिएगा डम को। जो नगरम था वह व्यापारियों की एक संगठन का नाम था। ठीक है, संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं।
उस ज़माने में आम लोग आखिर करते क्या थे, उनकी जो दिनचर्या थी वो कैसी थी, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक इस नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। एक बार एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बात आती है कालिदास की। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा जो महिलाएं थीं वो प्राकृतिक बोलते हुए उनको दिखाई गई है। प्राकृतिक अगर भाषा के बारे में हम नहीं जानते हैं तो हमने इसको पिछले चैप्टर में बताया है कि प्राकृतिक भाषा एक आम भाषा है, यानी जो लोग मेजॉरिटी के रूप में जो भाषा बोलते थे, अपनी जो स्थानीय लैंग्वेज है उसको कहते हैं प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, जो दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अब एक बार जो गरीब मछुआरे हैं उसकी एक कहानी है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, ये कहानी का शीर्षक जो नाम है वो है। तो इसके बारे में अंदर देखते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। ये अंगूठी राजा शकुंतला को भेंट की गई थी, पर दुर्घटना से उसे एक मछली में निगल गई थी। जब मछुआरे ने इस अंगूठी को लेकर के राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे चोरी का जो आरोप है उसको लगाया, और जो मुख्य पुलिस अधिकारी थे उन्हें उसके सामने बुरी तरह से पेश किया गया, और जो पुलिस अधिकारी था उसके सामने बुरी तरह पेश भी आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाले और जो द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े, ठीक है। यहाँ पे दिया है इसी टर्म पे कि क्वेश्चन दिया है कि आज किसी गरीब आदमी को यदि कुछ मिलता है तो और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि क्या इस तरह का बर्ताव आज की जो पुलिस सिस्टम है वो करती है, ठीक है। यहाँ पे अब बात आती है चीन तीर्थयात्री का जो जिसका नाम है फासियान। फासियान के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूते मानते थे। जो फासियान था जब वो भारत यात्रा पर आया तो उनका जो ध्यान था वो दुर्गति पर ये गया कि ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूतों को मानते थे। इस पर बात पर उनका जो ध्यान था वो गया था। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता है तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर वे चोट करते हुए आते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे और अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा एक सजीव चित्रण किया गया है। तो बात करते हैं राजा की सेना के बारे में। तो राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर के यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब मतलब होता है जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जिसमें बकरी, हिरण, खरगोश और सब्जियां, मसाले ये सब उसमें रहते थे। साथ ही विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों और या हाथियों पर सामान ढोने वाले जानवर की पीठ पर लाद कर ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीत, नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए लोग चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और फूल का उपहार उनके लिए लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा को से मिलना भी चाहते थे और वे मिलते भी थे ताकि अपनी जो शिकायत है वो उनके सामने रख सके। पर सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंसन की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों को झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों के जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डर करके भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट ने लिखा कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब ऐसा होता था। अगर हम अन्य जानकारी की बात तो उसमें आता है कि मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा है। जो अरब है वो यातायात का बड़ा केंद्र रहा है। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविक ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले लोग बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि यानी जो मरुस्थल है वहाँ पर स्वस्थ रह सकता था। लगभग
1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है कुरान, उसका एक अंश यहाँ पे अंश जो है वो दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, भक्त स्त्रियां और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्री और पुरुष के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थी, अब वे साथ एक नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाही ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज का पाकिस्तान है, उसको जीत लिया था। तो इसमें हमने देखा। अब हम अपने जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आता है, पहला है क्या, सही गलत का इसमें बताना है, इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन गलत है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हरिसेन ने गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है। ये बात बिल्कुल भी गलत है, यानी ये सही नहीं है। दूसरा क्या है, आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, तो ये भी गलत है, ये सही नहीं है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि दक्षिणापथ में 12 शासक थे, तो ये बात सही है। ये जो हमारा दक्षिणापथ है इसमें जो टोटल थे उसमें 12 शासक थे। ठीक है, हमने मैप में देखा है, तो ये बात सही है। जो चौथा है वो क्या है, गुप्त शासक के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र, एक तक्षशिला और मदुरै था। ये बात क्या है, ये गलत है। ठीक है, जो हमारा पांचवा है वो है कि ऐहोल पल्लव की राजधानी थी, तो ये बात जो है वो गलत है। ठीक है, ये जो है ऐहोल है वो चालुक्य की राजधानी है, आपको हमें बताया था पहले ही। ठीक है, तो यानी ये गलत है। ठीक है, अब आता है कि दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक चलती रही हैं, तो ये बात तो सही है। अब आते हैं अपने लॉन्ग आंसर पर, जिसमें आता है कि जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें है कि ऐसे 3 लेखक के नाम बताइए जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। तो जो पहले थे वो कौन थे, बाणभट्ट। जो दूसरे थे वो कौन थे, ह्वेन-त्सांग, जो कि चीन के थे यात्री। और तीसरे कौन थे, रवि कीर्ति। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आया। तो जो हमारा बदलाव आया वो क्या था, तो उसको नंबर वाइज देख लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। जो पहला है वो क्या था कि राजा सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी होते थे, घुड़सवार होते थे, पैदल सिपाही होते थे, रथ होते थे। जो सेकेंड बदलाव आया वो ये क्या था कि वे अपने यहाँ सेना नायक रखते थे, यानी सैन्य का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे सेना नायक कहते हैं। लेकिन सेना नायक को वे वेतन नहीं देते थे, उसके बदले उन्हें वो भूमि देते थे। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ाया कि वो भूमि के बदले उसको भूमि देते थे। ठीक है, और जो भूमि से कर मिलता था उसका उपयोग ये अपने वेतन के लेने में और जो सैन्य सामान खरीदने की जो होती है उसको खरीदने में, ठीक है, रख रखाव में करते थे। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। इस काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें हमें क्या क्या जो नई चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। तो पहली चीज़ क्या दिखाई देती है, नंबर वाइज देखते हैं। पहली कि प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी वो क्या थी, गांव थी। राजा जो थे वो अब राजनीतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर वे अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाने का प्रयास वो करते थे। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें तो वो क्या था, सेकंड ये था कि जो पद था वो वंशानुगत हो गया, यानी अगर सेना नायक का जो बेटा है वो सेना नायक बने था, अगर कोई कवि है दरबारी कवि तो उसका भी बेटा जो है वो दरबारी कवि बनेगा, यानी जो पद है वो वंशानुगत हो गया था। और तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि एक ही व्यक्ति को कई पद ग्रहण करने को मिल गए थे। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमने ऊपर भी आपको बताया कि जो हरिसेन थे उनको 3 पद मिला था। पहला क्या था, महादंड नायक यानी न्यायपालिका अधिकारी। दूसरा क्या था, कुमारामर्त्य। और तीसरा क्या था, संधि विग्रहिका। ठीक है, ये तीनों पद इनको मिल गया था, यही इसमें नई चीज़ें आई थी। ठीक है, अब इसको तो आपको करना है। ठीक है,
अब इसमें जो तिथियाँ दी गई हैं जो कि महत्वपूर्ण है, उसमें जो पहला है वो क्या है कि जो गुप्त वंश की शुरुआत हुई वो कब से हुई, तो 1700 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन ने शासन कब किया, तो 1400 साल पहले किया था। ठीक है, तो इसमें हमने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हुआ जो चैप्टर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।